नोएडा की एक डॉक्टर पूजा गोयल को जुलाई 2024 के दिन एक ऐसा फोन कॉल आता है जो कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। कॉल करने वाले अपने आप को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के अधिकारियों के रूप में बता रहे थे और कह रहे थे कि उनके नाम पर अवैध अश्लील वीडियो शेयर किए गए हैं। जब उन्होंने इस कॉल को सीरियसली लिया तब उन्हें बताया गया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट तो एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी पाई गई है। ये लोग उन्हें तिलक नगर पुलिस स्टेशन मुंबई से कनेक्ट करके कह देते हैं कि मैडम आपके खिलाफ तो एक एफआईआर फाइल भी हो गई है। फिर आगे ये फ्रॉडस्टर उन्हें एक वीडियो कॉल पे ले आए जहां उन्हें डिजिटल हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि अब विक्टिम ना तो कॉल को कट कर सकता है और ना ही वीडियो कॉल से हट सकता है। इस तरह से विक्टिम को डर दिखाकर उन्हें लाइव कैमरे में कैद कर लिया जाता है। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उनकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है, उनकी आगे की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया जाएगा। धीरे धीरे ये फ्रॉडस्टर्स उनसे लगभग 60 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लेते हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर। ये केस दिखाता है कि किस तरह से आजकल साइबर क्रिमिनल्स अपने टारगेट्स को मानसिक और इमोशनल तरीके से मैनिपुलेट करके उनसे बड़े पैसे निकलवा लेते हैं बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के। ये एक तरीका नहीं है ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से डरा धमकाकर उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करने का, उनके नाम और इज्जत को मिट्टी में मिलाने का और तुरंत अरेस्ट करने का डर दिखाकर ये ठग उनके मेहनत की कमाई के सारे पैसों को एक झटके में ऐंठ लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से डिजिटल अरेस्ट होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स अपनाते हैं और हम अपने आप को कैसे इनसे बचाने के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आइडेंटिफाइंग द टारगेट्स। सबसे पहले यह समझना होगा कि किस तरह से फ्रॉडस्टर अपने टारगेट्स को पहचानते हैं और उन्हें डिजिटल अरेस्ट में फंसाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का प्रोसेस विक्टिम की पहचान से शुरू होता है। साइबर क्रिमिनल्स अपनी एक्टिविटी को काफी स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और दूसरे डिजिटल मीडियम्स। ये उनका पहला स्टेप होता है विक्टिम के डेटा को ट्रैक करने का। फ्रॉडस्टर्स अपने टारगेट को ध्यान से मॉनिटर करते हैं। उनके पास एडवांस एआई टूल्स होते हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविटी, शॉपिंग प्रेफरेंसेस और ऑनलाइन बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। और अक्सर ये घोटालेबाज किसी तरह से अपने टारगेटेड पर्सन के बारे में जानकारी जुटाते हैं। वो विक्टिम के सामने सच्चे सरकारी ऑफिसर दिखने के लिए कभी कभी डार्क वेब पर बेचे गए डेटा सेट से भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन टूल्स की मदद से वो विक्टिम की फाइनेंशियल और पर्सनल प्रोफाइल तैयार करते हैं। जैसे ही उनका टारगेट मिलता है वो उनसे संपर्क करते हैं। ये संपर्क बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, जिससे कि विक्टिम को यह लगता है कि उन्हें कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कॉल आ रहा है, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस या पुलिस का फोन हो। इस प्रोसेस को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया है कि विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि वो आसानी से स्कैम का हिस्सा बन जाता है। हर साल साइबर क्राइम से संबंधित केसों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में ही डिजिटल अरेस्ट से संबंधित फ्रॉडस्टर ने 2140 करोड़ रुपए लूट लिए और ये आंकड़ा काफी है ये बताने के लिए कि ये कितने शार्प और तेज दिमाग के हो चुके हैं। ट्रैपिंग द विक्टिम्स। फ्रॉडस्टर्स का अगला स्टेप होता है अपने टारगेट्स को ट्रैप में फंसाना। जैसे ही उनका टारगेट सेट हो जाता है वो अपने ट्रैप्स को काफी ध्यान से लगाते हैं। उनका पहला तरीका होता है ऑफिशियल टोन का इस्तेमाल करना, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स या किसी ट्रस्टेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल प्ले करना। वो अपने विक्टिम्स को ऑफिशियल साउंडिंग ईमेल्स, फोन कॉल्स या मैसेजेस भेजते हैं। इन मैसेजेस में उन्हें अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करने, अकाउंट वेरीफाई करने या अर्जेंट पेमेंट्स करने के लिए कहा जाता है। ये मैसेजेस काफी कन्विंसिंग होते हैं और विक्टिम को ये लगता है कि हाँ, ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है। फ्रॉडस्टर्स अक्सर अपने विक्टिम को स्पेसियस एक्टिविटी या अकाउंट कॉम्प्रोमाइज जैसे वार्निंग मैसेज देकर उन्हें डरा देते हैं। फिर वो फोर्स करते हैं कि विक्टिम जल्दी से पेमेंट करे या अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करे, वरना कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है।
ये ट्रैप इतना रियलिस्टिक होता है कि विक्टिम समझ ही नहीं पाते कि वो किस तरह के स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं। जब एक बार विक्टिम ट्रैप में फंस जाते हैं तो फ्रॉडस्टर्स का अगला स्टेप होता है उन्हें मेंटली अटैक करना। फ्रॉडस्टर्स अपने विक्टिम को कॉल या वीडियो कॉल पर रखकर उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। उनका मकसद होता है विक्टिम को इमोशनली वल्नरेबल बनाना, जिससे कि वो उनका कहना मान सके। जैसे डॉक्टर पूजा गोयल के केस में उन्हें अपनी बेटी की सेफ्टी की धमकी दी गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया गया था। ये फ्रॉडस्टर्स का एक कॉमन टैक्टिक होता है जिससे विक्टिम को मेंटली प्रेशर में डाल दिया जाता है। फ्रॉडस्टर्स अक्सर अपने विक्टिम को धमकियां देते हैं कि अगर उनका कहना नहीं माना तो उनकी फैमिली को नुकसान हो सकता है। ये थ्रेट्स उनके माइंड में डर और एंजाइटी क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो जल्दी से पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को डेलिबरेटली बढ़ाकर फ्रॉडस्टर्स अपने टारगेट को उनके इमोशनल स्टेट का फायदा उठाते हैं। ये टैक्टिक इतना इफेक्टिव होता है कि विक्टिम अपने डिसीजन पर प्रॉपर सोच विचार ही नहीं कर पाता और जल्दी से स्कैम का हिस्सा बन जाता है। क्राइम नेटवर्क्स। साइबर क्राइम नेटवर्क्स में लिप्त लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं बल्कि कई बार फॉरेन लैंड्स से भी ऑपरेट होते हैं, जैसे कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों से। भारत में फ्रॉडस्टर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोकल क्राइम नेटवर्क्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये नेटवर्क्स पूरे ग्लोब में फैले होते हैं और कोई भी कंट्री के लोग इनके टारगेट हो सकते हैं। कंबोडिया और अन्य साउथ ईस्ट एशियन देशों में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों ने भारत के लिए एक गंभीर चिंता पैदा कर दी है। कई भारतीय युवाओं को आईटी जॉब्स का लालच देकर इन देशों में बुलाया जाता है, जहां उनसे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम करवाए जाते हैं। हाल ही में 7 भारतीयों को कंबोडिया में बंधक बनाकर जबरन ऑनलाइन ठगी कराने के मामले का खुलासा हुआ, जिन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय ने बचाया। ये लोग भारत से आईटी सेक्टर में नौकरी की उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती साइबर क्राइम की गतिविधियों में धकेल दिया गया। इन देशों में पुराने चाइनीज कसीनो को हाईटेक कॉल सेंटर में बदलकर ठगी के बड़े रैकेट चलाए जा रहे हैं। इन कसीनों में युवाओं को डिजिटली अरेस्ट करके रखा जाता है, यानी कि उनके पासपोर्ट और मोबाइल छीन लिए जाते हैं ताकि वो भाग ना सकें। फिर उन्हें साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए जाने वाले स्क्रिप्टेड कॉल्स और चैट्स के जरिए लोगों को ठगने की ट्रेनिंग दी जाती है। म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों में भी इस तरह के रैकेट सक्रिय हैं, जहां हजारों भारतीयों को साइबर गुलामी में धकेला जा चुका है। इंडियंस को ही इन कामों में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उन्हें यहाँ की भाषा, लोगों का रहन सहन और इमोशंस के बारे में अच्छे से पता होता है। भारत टुडे की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कंबोडिया और म्यांमार से लगभग 45,000 सिम कार्ड्स ऑर्डर किए गए थे, जो बाद में डीएक्टिवेट कर दिए गए। ये सिम कार्ड मुख्यतः फ्रॉडस्टर्स के ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत की होम मिनिस्ट्री की साइबर विंग के सोर्सेस के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट स्कैम से फ्रॉडस्टर हर दिन 6 करोड़ से ज्यादा का पैसा लूट रहे हैं। इस स्कैम में इन्वॉल्व लोगों को उन्हें फाइनेंशियल स्कैम और इलीगल एक्टिविटीज में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। सेफ्टी मेजर्स। अब सवाल आता है कि इन स्कैम्स के चलते हम अपने आप को बचाएं कैसे? अगर हम अपने आप को डिजिटल फ्रॉडस्टर से बचाना चाहते हैं तो ऐसे स्कैम के बारे में जानकारी रखना और इनसे सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। वैसे कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं है। सरकार और आरबीआई भी इस बात को मैसेजिंग और वॉइस मैसेजिंग के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी की धमकी मिलने पर शांत रहें और डर को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। अगर कभी आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत लोकल साइबर क्राइम अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। जल्दी एक्शन लेने से आप अपने पैसे और इंफॉर्मेशन को बचाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना। ये सिंपल स्टेप्स आपके अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर बनाते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ही करना चाहिए। अगर कोई भी सस्पिशियस कॉल्स या ईमेल्स आए तो उसे इग्नोर करना ही बेटर होता है। आपको कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंक डिटेल्स या पासवर्ड्स किसी भी अननोन सोर्स के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको अपने डिवाइसेस को भी अपडेट रखना जरूरी है। रेगुलरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करना और डिवाइस की सिक्योरिटी सेटिंग को चेक करना फ्रॉडस्टर से बचने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साइबर फ्रॉडस्टर्स की शिकायत करने के लिए आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं
या 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। भारत में इस टाइप के केसेस के लिए क्या लॉज हैं, जरा इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि साइबर फ्रॉडस्टर्स और ऑनलाइन क्राइम्स को रेगुलेट करता है। इस एक्ट के तहत साइबर क्रिमिनल्स को सजा देने का प्रोविजन है और ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स के केस को लीगल फ्रेमवर्क के तहत हैंडल किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम का शिकार होता है तो वो अपने केस को कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। ये लॉ साइबर क्राइम को एक सीरियस ऑफेंस मानती है और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। आज के समय में हर सिटी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं या वहां पे साइबर क्राइम यूनिट है जहां पर विक्टिम्स अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। इन स्टेशंस को स्पेसिफिक गाइडलाइंस और टूल्स दिए गए हैं ताकि वो इफेक्टिव साइबर क्राइम केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके। साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए अलग से ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स और स्पेशल टीम्स भी होती हैं। इन अथॉरिटीज का काम होता है फ्रॉडस्टर को पकड़ना और विक्टिम्स को लीगल सपोर्ट देना ताकि वो अपने हक में एक्शन ले सकें। अंत में 100 बातों की एक बात कहें तो साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।